कैसे है मेरे शेर, कैसे सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, एग्जाम्स पास आ रही है और मैं आपका सूरज सर, आई एम ब्रिंगिंग यू हिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द इंडियन ट्रेडिशन। तो भाई हिस्ट्री को ना पढ़ने का, देखो हिस्ट्री बोर लगती है, तुम अगर हिस्ट्री को ऐसे रट के पढ़ोगे ना तो बोर ही लगेगी। मैं आपको हिस्ट्री का एक जादू बता देता हूँ। देखो हिस्ट्री क्या है, ह्यूमंस के जो कारनामे, ह्यूमंस का जो वर्क है, ह्यूमन ने क्या क्या किया है, वो इवेंट्स को पढ़ रहे हैं हम। तो देखो यार, ह्यूमंस को अगर पढ़ोगे, ह्यूमन 2000 साल पुराना या आज का सेम है, वो सेम इमोशन से रन करता है। 2000 साल पुरानी ह्यूमन को भी हेट्रेड, नफरत, लस्ट, प्यार सब होगा, आज के ह्यूमन को भी है। तो हम वही डिजायर से रन करते हैं। तो अगर तुम उस ह्यूमन ने क्या किया उस सिचुएशन में ये पढ़ोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि भाई आज का ह्यूमन उस सिचुएशन में क्या करेगा। अराउंड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो समझ लो तुमने कोई वॉर का हिस्टोरिकल इवेंट पढ़ा है, वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा है, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा है, इंडिया के वॉर्स पढ़े विद पाकिस्तान, ठीक है, विद चाइना। तो तुम उस सिचुएशन में ये जान सकते हो कि आगे जाकर कोई वॉर लाइक सिचुएशन आई तो क्या हो सकता है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो बता दिया तुम्हें एक फंडा मैंने, ठीक है। इट इज माय ओपिनियन कि हिस्ट्री हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर जान सकते हो भाई, भविष्य जान सकते हो। तो हम आज का चैप्टर होगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे, वन शॉट है, एक शॉट है तो एक शॉट हवेचा, सिंपल मार्क्स भेटतील तसं। पीडीएफ का लिंक तुम्हें टेलीग्राम में मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। आई सूरज सर, आपका एसएसटी का टीचर, आई वेलकम यू टू अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th and 10th। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या भाई, हमने पूरे हिस्ट्री का कलेक्शन कर लिया, हमने पूरे राइटिंग्स का कलेक्शन कर लिया, हमने कलेक्शन कर लिया सारे इवेंट्स का और उसको सिक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पढ़ रहे हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी हम आज जो पढ़ेंगे वो इंडियन ट्रेडिशन की पढ़ेंगे, तो इंडियन माइंडसेट से पढ़ेंगे, इंडियंस की ही पढ़ेंगे जो अलाइंड है इंडिया के इवेंट्स के साथ, ठीक है। तो हम हिस्टोरियोग्राफी इंडिया की दो इसमें है, एक है एंशियंट, एंशियंट मतलब पुराना, बहुत पुराना, और एक मॉडर्न मतलब नया। तो एंशियंट एंड मॉडर्न इसमें पढ़ेंगे। तो एंशियंट इंडिया, द मेमोरीज ऑफ ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड द मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशन वेर प्रिजर्व्ड थ्रू रिसाइटेशन। भाई हमने एंशियंट इंडिया में क्या किया, हमने जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, हमारी बहुत सारे वेदास है, हमारी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, भाई इंडिया की हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको हमने प्रिजर्व कैसे किया, रिसाइटेशन से। रिसाइट करना मतलब क्या होता है कि उसको बार बार बोलना, बार बार दोहराना, रिसाइट करना, ठीक है। जैसे हम कुछ रिसाइट करते हैं, कोई पोएम रिसाइट करते हैं, कोई सॉन्ग रिसाइट करते हैं, हम हमारे आंसर्स रिसाइट करते हैं। रिसाइट मतलब बार बार बोलना, ठीक है। द आर्ट ऑफ राइटिंग, हमें आर्ट ऑफ राइटिंग कब पता था, एज अर्ली एज थर्ड मिलेनियम बीसी। थर्ड मिलेनियम बीसी मतलब क्या, 3000 बीसी। 3000 बीसी मतलब क्या, 5000 साल पहले हमें राइटिंग पता थी, बट अभी तक हमने उसको डिसाइफर नहीं किया। उस टाइम की जो राइटिंग है वो आज अभी तक हमने उसको क्या है, क्योंकि वो राइटिंग का जो लिपि था वो अलग था, तो अभी वो जो स्क्रिप्ट था वो अलग था, वो स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाए। एक बात बता दूं, वो जो राइटिंग है वो हम बात कर रहे हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उधर की राइटिंग है, पिक्टोग्राफिक राइटिंग है। पिक्टोग्राफिक राइटिंग मतलब क्या, पिक्चर्स यूज किए। आज तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, अगर कर पाए तो हमें हमारी हिस्ट्री का एक बहुत स्ट्रांग, बहुत इंटेलिजेंट सोसाइटी था, उसका चीजें पता चल जाएगी, उसके बारे में और डेप्थ में पता चलेगा हमें। अभी तो पता है बट और डेप्थ में सारी चीजें पता चल जाएगी, तो वो बहुत जरूरी है। मे बी वन डे हम डिसाइफर कर पाएंगे उसे, ठीक है। डिसाइफर करना मतलब क्या, उसे हमारी समझ में लाना, हम ऐसे लैंग्वेज में समझे उसमें उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं पत्थरों पे लिखावट, जो लिखा जाता है ना पत्थरों पे, मेटल पे, जो हमारे हम देखते हैं पुराने पुराने मंदिरों में लिखा रहता है पिक्चर्स के फॉर्म में, उसके फॉर्म में, तो उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। इंस्क्रिप्शंस इज ड्रॉन ऑन मेटल्स एंड रॉक्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस, द फर्स्ट नोन स्पेसिफिन ऑफ राइटिंग एडिक्ट्स, inscription on natural rocks and stone pillars dated to 3rd century BCE। 3rd century 300 BC, आज से 2300 साल पहले हमें राइटिंग एडिक्ट्स मिलते हैं। राइटिंग एडिक्ट्स मतलब क्या है, राइटिंग ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसके ऊपर लिखा होता, ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और किसके हैं, हमारे फेमस अशोका द ग्रेट, सम्राट अशोक, हमें सबको पता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन वॉरियर्स, किंग,
ठीक है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, द मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, मगध से रूल करते थे वो। ही इज फेमस फॉर द कलिंगा वॉर। कलिंगा के बाद वो वॉर वायलेंस से दूर चले गए। उन्होंने जो रक्त जो देखा, जो खून बहता हुआ देखा कलिंग में, उनसे उनको लगा यार ये मैं क्या कर रहा हूं। तो वायलेंस किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, पीस इज द सोल्यूशन। वो बुद्धिज्म में ट्रांसफॉर्म हो गए एंड ही देन स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। वी हैव द अशोक चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंस्क्रिप्शंस बिगिन टू ऑकर, फिर कॉइन पे आने लगे इंस्क्रिप्शंस, मेटल स्कल्पचर्स, कॉपर प्लेट्स, ठीक है। तो जो लिखावट थी पहले कैसे राजा लिखते थे, अपने कोई वॉर जीत लिया तो उस वॉर का पूरा स्टोरी की ये हुआ था, वो हुआ था, ये राजा इतना ग्रेट है, ऐसा वैसा, वो सारा उनका जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ना लाइफ का, वो उधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो बोलते ना ये इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, वैसे काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो एक बार वैसे शुरू हुआ तो फिर रॉक्स और स्टोन्स पे शुरू होकर कॉइन्स, मेटल इमेजेस, स्कल्पचर और कॉपर प्लेट्स पे भी आ गया। दे शोड डेट्स ऑफ किंग, क्या देते थे, डेट्स ऑफ किंग, डायनेस्टिक जिनोलॉजीज, मतलब कौन किसका बेटा है, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसके दादाजी थे, वैसे जिनोलॉजी लिखते थे। टेरिटोरियल एक्सटेंट, कितना उनका साम्राज्य बड़ा है, किंग कैसे काम करता था, पॉलिटिकल इवेंट्स, शादी वगैरह, वॉर वगैरह, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ सूखा वगैरह आया, दुष्काळ वगैरह आला तर त्याचं पण सांगितलेलं असतं, ठीक है। तो जो जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। सिंपल, वो कीवर्ड्स को समझ लो कि क्या है भाई। सिंपल, इंस्क्रिप्शन आ गए नेचुरल रॉक्स और स्टोन्स पे, किसने लाए, एग्जांपल है हमारा मौर्यन एम्पायर अशोक। फिर वो आ गए मेटल कॉइन्स, मेटल इमेजेस, ठीक है, और स्कल्पचर्स पे, कॉपर प्लेट्स पे। फिर वो किस क्या क्या बताते थे, डेट्स ऑफ किंग, जीनोलॉजीज बताते थे, पॉलिटिकल इवेंट्स, क्लाइमेट, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट, ये सब बताते थे। ओके, डन। सिंपल, हमने हिस्टोरियोग्राफी एंशिएंट पीरियड में कैसे होती है वो देख लिया, ठीक है। अब क्या सोर्सेस है हमारे पास, फर्स्ट है हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ इंडियन ऑथर्स। इंडिया के जो ऑथर्स है, जो लेखक है, उन्होंने कुछ हिस्ट्री के हिस्टोरिकल बुक्स लिखी है, अकाउंट्स लिखी है, वो है। फिर रिटन सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, जो हमारे बुक्स है एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, वेदास है, बहुत सारे अलग अलग राइटर्स है, कालिदास थे, भानभट्ट थे, उनकी जो राइटिंग्स है वो, ठीक है। फिर क्या, इपिक्स लाइक रामायण, महाभारत एंड पुराणास। बिल्कुल यार, रामायण महाभारत, मैं एक बात बता दूं, महाभारत इज द बिगेस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड। इट इज बिगर देन ओडिसी, इट इज बिगर देन बहुत ज्यादा हैमलेट, ओथेलो, जो बहुत बड़े बड़े बुक्स है ना, उनसे भी बड़ी है। महाभारत इज द बिगेस्ट स्टोरी, बिगेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत बड़ी है। और उसमें ही हमारा भगवत गीता है, ठीक है, जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, एंशिएंट टेक्स्ट, स्क्रिप्चर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है हमारे इंडिया की। बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस टेक्स्ट, बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस टेक्स्ट भी है। बुद्धिज्म इंडिया में आया, जैनिज्म इंडिया में आया, तो उनके भी कुछ बुक्स है, त्रिपिटकास है, ठीक है, एग्जाम्पल्स। फिर आते हैं हम इंस्क्रिप्शंस पे। अब एक एक करके पढ़ेंगे, आराम से एक एक करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके सब पढ़ेंगे हम। तो इंस्क्रिप्शंस क्या था, डेट एंड रूल ऑफ वेरियस किंग, वही सब बताया जो पिछले स्लाइड में बताया। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट एंड नेचुरल कैलेमिटीज। एग्जाम्पल है हर्षचरित, किसकी बायोग्राफी है, हर्षा की, किंग हर्षा थे, उनकी बायोग्राफी है, ठीक है। किस बायोग्राफी मतलब क्या, जब तुम्हारी आत्मकथा कोई लिखता है, तो कोई और लिखता है तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। और ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या, जो तुमने तुम्हारी आत्मकथा खुद लिखी है, खुद लिखी तो ऑटोबायोग्राफी, दूसरे ने लिखी तो बायोग्राफी, ठीक है। यह आत्मकथा होती है। आत्मकथा मतलब क्या, उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी, ठीक है। किसने लिखी है, भानुभट्टा ने, मैंने अभी नाम लिया था उनका, ठीक है। तो ठीक है, फिर वी गेट टू नो अबाउट दिस सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कल्चरल लाइफ। तो हमें उनकी सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ भी पता चलती है इससे। ऑब्वियसली जब उनकी लाइफ के बारे में लिखेंगे तो उनके लाइफ के बारे में बहुत सारे किस्से लिखेंगे, उनके लाइफ के बारे में, उनके मैरिज के बारे में लिखेंगे, उनके पॉलिटिक्स के, उनके वॉर्स के बारे में लिखेंगे, उनके पॉलिटिकल डिसीजंस के बारे में लिखेंगे, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया उस बारे में लिखेंगे, उस टाइम पे कौन से क्रॉप्स ग्रो होते थे और कुछ दुष्काळ वगैरे काय आला तर त्याच्याबद्दल लिहिलेलं असं। तर त्याच्यामुळे ना आपल्याला सोसायटी, कल्चर आणि ट्रेडिशन्स पण कळतात पॉलिटिकल लाईफ सोबत, ठीक आहे।
हिस्ट्री फक्त पॉलिटिकल लाईफ नाही आहे बाबा, कोणत्या राजाने काय केलं, ती सोसायटी बद्दल पण आहे. ठीक है, तो हम अभी कुछ हमारे राइटर्स, कुछ ऑथर्स लेते हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है. हिस्टोरियोग्राफी में उनका बहुत बड़ा योगदान है. तो फर्स्ट है कल्हाना. कल्हाना ही ये है इनका. तो ये बहुत बड़े राइटर थे. ठीक है, उन्होंने 12th सेंचुरी 1200 सदी में कौन सी बुक लिखी? रजत रंजनी. क्या नाम है बुक का? रजत रंजनी. कुछ नहीं भाई, सिंपल है, हिस्ट्री बुक है, कहाँ की? कश्मीर की. तुम्हें क्या करना है? ये नाम लिखना है, बुक रजत रंजनी. हमें पता राइटर्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स बोलकर एक पेज बनाओ, उस पे कल्हाना लिखो, बताओगे रजत रंजनी. जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं सर्कल करूंगा अभी. ठीक है, स्टाइल ऑफ राइटिंग रिजेंबल्स टू द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. तो उनकी राइटिंग स्टाइल किसको रिजेंबल करती है? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को. एंशियंट इंडिया के राइटर है, बट उनकी राइटिंग किसको रिजेंबल कर रही है? मॉडर्न. खत्म. रिटर्न क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेस. इस ये बुक रिटर्न कैसे की है? बहुत सारे इंस्क्रिप्शन कॉइन को एग्जामाइन करके, एग्जामाइन करके. ठीक है, एग्जामाइन मतलब क्या? उनकी पढ़ाई करके, उनको स्टडी करके ऐसे बुक लिखी है उन्होंने. ठीक है, ओके, हो गया, डन. कलाना इज डन. बुक कौन सी लिखी है और कौन सा कंसेप्ट, उनका राइटिंग कैसा टाइप का है, और सोर्सेस क्या है उनके राइटिंग. इजी, 3 पॉइंट्स. कलाना इज डन. मुश्किल नहीं करना है, इजी रखना है. फिर आते हैं हमारे, देखो एंशियंट पीरियड के बाद आता है मिडिवल पीरियड. मिडिवल मतलब मध्ययुगीन इतिहास. मध्ययुगीन इतिहास में हमारे कुछ, मध्ययुगीन इतिहास में जो मुस्लिम किंग्स थे वो ज्यादा थे, और अरब कल्चर इंडिया में आ गया था. तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें अरब राइटर्स दिखेंगे जो पर्शियन वहां से इन्फ्लुएंस है. तो एग्जाम्पल है हमारे हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी. जियाउद्दीन बरानी ने बुक लिखी तारीख ए फिरूज शाही. तारीख ए फिरूज शाही, ये बुक लिखी है. बुक का नाम लिखो, हिस्टोरियन का नाम लिखो. अब क्या है उनकी हिस्टोरियोग्राफी में बताया वाला पर्पस ऑफ उनकी हिस्टोरियोग्राफी. उनके ओपिनियन में इनफ नहीं है कि भाई हम एक किंग के बारे में लिखे. ठीक है, उनको लगता है कि भाई सिर्फ किंग के बारे में लिखना हिस्ट्री नहीं है. उस हिस्ट्री में, उस इतिहास में सिर्फ किंग ही था क्या? किंग छोड़कर बाकी के लोग नहीं थे, बाकी की सोसाइटी नहीं थी. तो हमें सिर्फ किंग के बारे में नहीं लिखना है. हिस्टोरियन शुड आल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग एंड रॉन्ग पॉलिसीज. तो उसकी सिर्फ अच्छाइयां मत लिखो, उस किंग के बारे में सिर्फ उसकी अच्छाई मत लिखो. उससे कुछ बुरा हुआ है तो वो भी लिखो, पूरा लिखो ना. जो राइट एंड रॉन्ग दोनों लिखो. एक ही चीज क्यों लिखोगे? दोनों साइड्स बताओ. टू टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. दोनों साइड्स बताओ कॉइन के, एक ही साइड क्यों बता रहे हो? ही शुड राइट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग्स ऑफ द वाइज लर्न एंड सेंट्स. तो हमें हमारे जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी हमें सीख दी है, जो हमारे संत महात्मा लोग थे, उनके बारे में भी लिखना चाहिए हमें. ठीक है, कल्चरल लाइफ लिखनी चाहिए लोगों की. तो क्या है? कुछ नहीं. जियाउद्दीन बरानी, बुक का नाम तारीख फिरोज शाही. पर्पस क्या था? वो बोला सिर्फ किंग का सब उसने क्या बड़ा किया, उसने कौन सा वॉर जीता, वो मत लिखो. उससे जो गलतियां हुई है, उसकी रॉन्ग पॉलिसीज, उसकी फेलिंग्स, वो भी लिखो. और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो संत महात्मा लोग हैं, जो जिन्होंने बहुत वाइज लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं, उनकी भी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स लिखो, कल्चरल लाइफ लिखो. डन. 3 ही कीवर्ड्स लिखने हैं. Not only rulers valor and welfare policies. Second point, also his rulers failing and wrong policies. Write about, also write about teachings of sons and wise men and cultural life of. Done. इतना ही रखना है. याद रखो, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये एग्जाम में रिवाइज करने के काम आएगा भाई, ऐसा ही जाओ. ठीक है, फिर आते हैं बाबर. बाबर कौन है भाई? बाबर इज फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर के फाउंडर है वो. दादाजी है वो किसके? अकबर. अकबर किंग पता होगा तुम्हें, बहुत फेमस किंग है इंडिया का. तो उसके दादाजी है. बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर. ठीक है, तो हिस्टोरियन बाबर है. बाबर ने बुक लिखी है तुजुक ए बाबरी. तो क्या है? ऑटोबायोग्राफी. मैंने बायोग्राफी के बारे में बताया तुम्हें, आत्मकथा. अगर खुद कोई लिख रहा है खुद की ही लाइफ स्टोरी, तो उसको बोलेंगे हम ऑटोबायोग्राफी. बाबर ने खुद की लाइफ स्टोरी खुद ही लिखी. तो उसकी उनकी ऑटोबायोग्राफी में क्या है? बैटल्स है. देखो, वन वर्ड बता रहा हूं भाई. बाबर का ये जो तुम्हें मुश्किल होता है ना याद रखने में, अभी नहीं होगा. क्या है? उन्होंने उसके बैटल्स लिखे. हम क्या देख रहे? बुक
राइटर कैसा राइटिंग, सिंपल 3 पॉइंट्स। फिर क्या, माइनट ऑब्जर्वेशंस अबाउट सिटीज एंड रीजन्स। वो जहां पे भी जाता था, जिस भी सिटी में जाता था, जिस भी एरिया में जाता था, वहां पे उसने क्या देखा, कैसा एग्रीकल्चर था, कैसा लैंड था, कैसा सॉइल था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा कामकाज कर रही है वहां की जो भी लोकल गवर्नमेंट है, वहां के जो भी लोग हैं, वो देखा। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड वहां की इकोनॉमी कैसी थी, कहाँ से लोग पैसा कमा रहे, कौन सा ऑक्यूपेशन कर रहे, कौन से उनके ना अलग अलग प्रथाएं हैं। एंड वहां का फ्लोरा, फ्लोरा मतलब क्या, वहां पे कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं, वहां पे कौन से वेजिटेशन मिलता है, कौन से एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट टाइप्स है, तो वो देखा जाता है। सिंपल, क्या कर दिया बाबर, बुक का नाम सुजुकी बाबरी, बैटल्स लिखे, ऑब्जर्वेशंस लिखे, वेरियस रीजन्स जहां पे उसने क्या क्या देखा, और फिर देखा उसने लिखा इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स और फ्लोरा। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, बिकॉज एक चलो तो चलो तो चलो अभी है नेक्स्ट हमारे हिस्टोरियन है अबुल फजल। अबुल फजल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग के बारे में उन्होंने लिखा है, नाम है अकबर। अकबर की स्टोरी लिखी है, नाम है अकबरनामा, सेम ही अकबर की स्टोरी। ठीक है, अकबर के इवेंट्स, नामा मींस इवेंट स्टोरीज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम देखेंगे। जो भी एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, सर्टेनिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड मेथड डिवाइड ऑफ प्रेजुडिस एंड हेंस रियलिस्टिक। तो क्या रखा उन्होंने, सिंपल चीजें है, इंपॉर्टेंट चीजों को ये रखूंगा। एनालिसिस किया, कहा क्या, हिस्टोरिकल इवेंट्स बेस्ड क्या था, किसके ऊपर, डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिक रियल डॉक्यूमेंट्स यूज किए। फिर क्या, उस इंफॉर्मेशन की स्क्रूटिनी की। स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है, वो सही है या नहीं गलत, उसकी जांच करना, जांच पड़ताल करना इज स्क्रूटिनी। फिर हिज मेथड इज डिवॉइड ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब क्या, कोई भी उसमें ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है कि ऐसा मान लिया, इसमें कुछ ऐसा बायस किया, अकबर का साइड लिया और सिर्फ अच्छी बातें बोली, बुरी बातें नहीं बोली। नहीं, उन्होंने ना उसमें कुछ भी नहीं ऐसा पार्शलिटी की। ठीक है, पूरा पूरा रियल रखा है, दोनों साइड रखी है, एकदम रियलिस्टिक इंसान। रियल रहना बहुत जरूरी है भाई। तुम किसी की कॉपी कर रहे हो, किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, इससे तुम खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। एक बात बता दूं, लाइफ में मुझे पता है तुम लोग अभी बच्चे हो, बहुत ज्यादा एग्जाम्स दे रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर आ लगता है कि नहीं, लाइफ में ये दिस इज जस्ट स्टार्ट, आगे बहुत बड़ी लाइफ है। एंड अभी कभी लोगों को लगता होगा इतना सब कुछ कर रहा हो तो भी नहीं हो रहा है। मैं एक कहना चाहता हूँ भाई, समझ लो नया साल शुरू हो रहा है, 26 2026 शुरू हो रहा है, एंड वो तुम्हारा साल है, ये पकड़ के चलो, तुम तुम्हारे लाइफ के हीरो हो और 2026 तुम्हारा कम बैक ईयर है, तुम कम बैक कर रहे हो। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, तुमने पढ़ाई की है नहीं, तुमने क्या किया है लाइफ में, इसके पहले तुम कितना कॉन्फिडेंस नहीं फील कर सकते थे, कितना लो फील कर सकते थे, डिप्रेस थे, सोचते थे मुझसे कुछ हो पाएगा नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोच लो, एक कहानी, एक मूवी शुरू कर रहे हो और उस मूवी के हीरो तुम हो। वो मूवी तुम्हें कैसी चाहिए, उस मूवी में वो हीरो क्या करे, उसकी लाइफ कैसी चाहिए, ये तुम कर सकते हो। एंड वो शुरू होता है तुम्हारे नेक्स्ट ईयर 2026 से, 1 जनवरी 2026 से, समझ लो दैट विल बी योर कम बैक। एंड उस कम बैक में हम, हमारा अनअकैडमी चैनल, मैं आपका सूरज सर, हम जहां पे भी आपको मदद की जरूरत हो, हम यहाँ पे आपके लिए खड़े रहेंगे। ठीक है, चलो। तो फीचर्स क्या है मुस्लिम हिस्टोरियोग्राफी के, देखते हैं। ठीक है, मुस्लिम हिस्टोरियोग्राफर्स जो हिस्टोरियंस थे वो इन्फ्लुएंस थे किससे, अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से। मैंने बताया अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी आई इंडिया में, तो उनका जो लॉयल्टी एंड एलोकेंस था इन प्रेजिंग द एम्पायर इज रिफ्लेक्टेड इन, उनका जो अपने राजा के प्रति जो लॉयल्टी था वो हमें दिखने को मिलता है। जैसे उन्होंने उनके राजा के बारे में उनका अपने के बड़प्पन बताया, प्रेज किया है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स वाज इंट्रोड्यूस। पोएटिक कोट्स मतलब क्या, ऐसे एकदम शायरी टाइप चीजें,
ठीक है, राजा के बारे में लिखना, फिर राजा के पिक्चर्स लिखना, वो इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, अल-बेरूनी रोट अबाउट नॉलेज ऑफ इंडियन इन वेरियस डिसिप्लिन्स। अल-बेरूनी थे, उन्होंने इंडियन के बारे में लिखा, इंडियन के बारे में लिखा, उनकी नॉलेज के बारे में लिखा, उनके सोशल लाइफ के बारे में लिखा अरेबिक लैंग्वेज में। जो अरब लोग हैं उनको भी पता चले इंडियंस कितने इंटेलिजेंट है, कितने ज्यादा डेवलप्ड हो गए, उनका नॉलेज कितना ज्यादा है, उनका सोसाइटी कैसा है, ये उन्होंने अरेबिक में लिखा। तो आज भी हमें ना कुछ कुछ अरेबिक कल्चर में या इंडियन कल्चर में अरेबिक और इंडियन कल्चर के कुछ वर्ड्स वगैरह सिमिलैरिटी मिलती है, कुछ कुछ ट्रेडिशन सिमिलर मिलते हैं, बिकॉज ये जो लेन देन हुआ है ये बहुत पहले से चालू है, बहुत पहले किया है ये। ठीक है, तो क्या पता है चला, मुस्लिम हिस्टोरियंस इन्फ्लुएंस अरेबिक और पर्शियन कल्चर से, उनका लॉयल्टी एलोकेंस दिखता है, अपने राजा को कितना वो प्रेज करते हैं, कितना उनका बड़प्पन बताते हैं उससे। पोएटिक कोट्स ला रहे थे, शायरी वाली चीजें और पिक्चर्स लाए थे। अल-बेरूनी का एग्जांपल दिया है कि उन्होंने इंडियन नॉलेज को भी और सोशल लाइफ को अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जिससे वो अरब्स को पता चले कि इंडियंस कितने ज्यादा डेवलप्ड थे। ठीक है, अब आता है बखर। बखर क्या है? बखर भाई, बखर सिंपल है, बखर मीन्स नरेशन ऑफ एक्चुअल थॉट्स, न्यूज, हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। एक्चुअल फॅक्ट्स होते हैं, नरेशन, बखर बोलना, ए बक बक नको करू, लक्षात ठेवायला। बखर मीन्स बताना, रिसाइट करना, क्या फॅक्ट्स, इव्हेंट्स। मैं बोलो हाँ बक, बक बक म्हणजे काय? बोल, इथूनच आलंय ते बकर, मतलब बखर मतलब रिसाइट करना, बोलना, अनाउंस करना, तो वही है, नरेशन है। ठीक है, तो बखर इज कहां से आया? वर्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड खबर, खबर से आया, बखर मराठी में आया। दिस वॉज एन इन्फ्लुएंस ऑफ अरेबिक ऑन मराठी। देखो खबर, बखर, ए भाई एक खबर है, क्या बता रहा है? इवेंट्स, फैक्ट्स, जो हुआ है उसको नरेट कर रहा है, आपको जाकर बता रहा है। तो बखर भी वैसा ही है, आपण म्हणतो ना, सिंपल आहे, तुम्हाला मराठीत सांगितलं, ए बक, बक म्हणजे बोल, वही है ये बखर इज नरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स एंड इवेंट। तो ये हमें अरबिक अरेबिक वर्ड से आया है, खबर से। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस था अरेबिक का मराठी और मराठी का अरेबिक पे। बखर्स आर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लिटरेचर। बखर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लिटरेचर है बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट्स, न्यूज और हिस्ट्री के ऊपर है। यूलॉजीज ऑफ ग्रेट हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हीरोइक बैटल, लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन आर डॉक्यूमेंटेड इन बखर। बखर में क्या लिखते हैं? हम स्टोरीज लिखते हैं, बड़े बड़े वॉर्स, जैसे शिवाजी महाराजच्या स्टोरीज, संभाजी महाराजच्या स्टोरी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, छत्रपति महाराज। ठीक है, महाराज सोबत छत्रपति महाराज। ठीक है, तो ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी लाइफ की जो बैटल्स है, जो उनकी जो स्टोरीज है, वो सीखने को मिलती है। इससे हमें क्या होता है? प्राइड फील होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें यार ऐसा लगता है, असं वाटतं ना यार, काहीच भारी भारी वाटतं एकदम। ठीक आहे, सगळंच लय भारी वाटतं। ठीक आहे, आपल्याबद्दल, आणि असायला पाहिजे, आपल्या देशाबद्दल, आपल्या स्टेट बद्दल, आपल्या लँग्वेज बद्दल प्राइड असायला पाहिजे, गर्व असायला पाहिजे। ठीक आहे, असं नाही की आपली लँग्वेजच मोठी, पण सगळ्यांना सगळ्यांच्या लँग्वेजचा गर्व राहतो, आपल्याला आपला असायला पाहिजे। पण ह्याचा अर्थ हा नाही की आपण दुसऱ्याच्या लँग्वेजला किंवा कायला दुसऱ्याला कमीपणा दाखवायला। ठीक आहे, सगळे चांगले आहेत, सगळे मोठे आहेत, आपल्याला आपल्या ह्याच्याशी खूप जास्त प्रेम आहे, असायला पाहिजे। ठीक है, चलो अब आते हैं मॉडर्न पीरियड में। एंशियंट पीरियड हो गया भाई, मॉडर्न पीरियड में आते हैं। मॉडर्न पीरियड में ना दो है इंडिया में। एक है मॉडर्न पीरियड में कौन आया था भाई इंडिया में? इंडिया में मॉडर्न पीरियड में आए थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश साइड का हिस्ट्री है, हिस्टोरियंस है जिन्होंने लिखे थे। ब्रिटिशर्स तो बहुत पढ़ाई वढ़ाई करते थे। ठीक है, उधर तो वो यूरोप से बहुत कुछ लेके आए थे, यूरोप में बहुत कुछ न्यू थॉट्स और न्यू आइडियाज आए थे, वो लेके आए थे। तो यूरोपियन हिस्टोरियंस है और फिर इंडियन हिस्टोरियन, तो वो हम देखेंगे। तो हमें पता चलता है जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस मतलब क्या? जब जब खुदाई की होगी कोई एंशिएंट साइट्स में, कोई एंशिएंट जगह पे, तो वहां से कुछ चीजें मिली होगी। किसने की थी? ब्रिटिश रूल ने की थी। बहुत सारे ऑफिसर्स है, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को लिखा है। उनकी राइटिंग से हमें पता चलता है कि ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ, हमारे इंडिया पे ब्रिटिश पॉलिसीज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, ये हमें उनकी राइटिंग से पता चलता है ना। ब्रिटिशर्स ने ये डिसीजन लिया, इससे ये हुआ, मतलब इंडियन पीपल के लाइफ पे ब्रिटिशर्स का कितना बड़ा, ब्रिटिश पॉलिसीज का कितना बड़ा इफेक्ट था, ये पता चलता है। उनकी राइटिंग डिस्प्ले करती है एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रिजुडिस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या है भाई? एक ही साइड की स्टोरी बताई है उन्होंने मोस्टली,
ठीक है। और इंडियंस के बारे में क्या है, थोड़ा सा एक स्टीरियोटाइप है, एक दिमाग में ख्याल है, इंडियंस ऐसे तो वैसे ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको बायस रखा है, एक साइड काही बताय, आपलंच सांगितलं चांगलं, इंडियाचं थोडंसं ठेवलं साईडला, आणि जे मी सांगितलंय ते ना थोडंसं निगेटिव्ह वे मध्ये सांगितलंय मोस्टली, ठीक आहे। पण काही काही होते ज्यांनी बरोबर सांगितलंय, ठीक आहे, पण मोस्टली मी सांगायला तुम्हाला, तर आपण जी हिस्टोरिओग्राफी बघायला होती, कॉलोनियल हिस्टोरिओग्राफी, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी, तर मेनली रिटर्न कौन होते, ब्रिटिश ऑफिसर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज। मिशनरीज मतलब कौन, जो वो धर्म परिवर्तन करने आए थे, जो क्रिश्चियंस हमारे यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने आए थे वो लोग, ठीक है। बट आज मिशनरीज का सिंपल मतलब है जो अपनी रिलीजन की टीचिंग देता है, पर ब्रिटिशर्स ने इसको एक थोड़ा अलग वे में यूज किया, ठीक है भाई। ये धर्म परिवर्तन वगैरह कोई अच्छी चीज नहीं है, किसी को फोर्सफुली कुछ चेंज कराना, जो है एक इंसान अपने मन से करना चाहे तो वो कर सकता है, उसको हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, और किसी को फोर्सफुली बहला फुसला के कुछ भी कराना इज नॉट राइट, ठीक है। चलो, their writings reflected their view that Indian culture had negligible importance, मतलब क्या, उनके राइटिंग से दिखता है कि इंडियन कल्चर का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है भाई। तो वो मजाक उड़ाते थे इंडियन कल्चर का कि वो बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है, अंडर डेवलप है, ठीक है। द राइटिंग जस्टिफाइड द कॉलोनियल, और ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर राज करना कितना जायज है, कितना सही है, ये बताया उन्होंने, ठीक है। 5 volumes of Cambridge History of India published between 1922 to 1933 are examples of colonial historiography। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल्स क्या है हमारा, ये जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी है, कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है, हमें पता चला ब्रिटिश ऑफिसर और क्रिश्चियन मिशनरी लिखते थे, इंडियन कल्चर और को निग्लेक्ट किया और उसको बैकवर्ड और अनडेवलप बताया। उनकी राइटिंग्स कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश राज को जस्टिफाई करती थी कि ब्रिटिश रूल सही है, और एग्जाम्पल है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और 5 वॉल्यूम है, 5 बुक्स है, 5 वॉल्यूम में अलग अलग ये किया है, तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, जब अलग अलग अध्याय में किया जाता है। चलो, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, मेनी यूरोपियन हिस्टोरियंस हु हैड क्यूरियोसिटी अबाउट कंट्रीज इन द ईस्ट वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट एक ऐसे लोग हैं जो आते हैं यूरोप से, वेस्टर्न वर्ल्ड से, बट उनको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, उनको जानना था यार, इंडिया इतना नाम सुना है, सोने की चिड़िया है, इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, इतने किंग्स आए, इतने टाइम से उनका सोसाइटी इतना डेवलप हो रहा है, इतने सारे इन्वेंशंस उन्होंने किए, तो ये सोसाइटी कैसा है, ये जानना था। कंपिटेटिव स्टडीज, सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम यूरोपियन लैंग्वेजेस वर कंडक्टेड, तो वो देखते थे क्या बहुत सारी इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस है, उसमें के वर्ड्स और संस्कृत के वर्ड सिमिलर है, तो वो कंपैरिजन करते थे कि संस्कृत कितना सिमिलर है यूरोपियन लैंग्वेज से, क्या संस्कृत से ही ये लैंग्वेजेस आई, तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते थे, ठीक है। इस रिजल्ट से क्या पता चला हमें कि द एंशिएंट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कुड बी मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इससे पता चलता है जो एंशिएंट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस थी वो लैटिन वगैरह नहीं, क्या अरेमिक, लैटिन, संस्कृत, ये मदर हो सकती है ऑफ ऑल द मॉडर्न इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। हमारी संस्कृत तो हम मानते हैं, हमारी संस्कृत से बहुत सारी लैंग्वेजेस आई है इंडिया की भी, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड है। तो चलो, ओरिएंटलिस्ट, अभी कौन से ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट हमें पता है जो इंडिया का थोड़ा सा पॉजिटिव, इंडिया को अच्छे से पढ़ने आए थे, सीखने आए थे, उन्होंने इंडिया की बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट भी किया, तो ओरिएंटलिस्ट तुम बोल सकते हो कि दे वेर द पीपल दैट वांटेड टू रियली नो इंडिया की, भारत कैसा है यार, ओरिएंटलिस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव लिखते हैं इंडिया के बारे में, ठीक है। सर विलियम जोन्स, उन्होंने क्या बनाया, एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता, याद रखना है, इट चैनलाइज सर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। क्या शुरू किया इन्होंने, जो पुरानी इंडियन हिस्ट्री या कल्चर है उसके ऊपर रिसर्च को उसके ऊपर लिखना शुरू किया इन्होंने, तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता इन्होंने बनाया, उनका काम यही था। फिर आता है मैक्स म्यूलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टेड थे संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लिटरेचर में, उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश और ऋग्वेद जर्मन में ट्रांसलेट किया, 50 वॉल्यूम ऑफ सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट पब्लिश किया, ही कंपाइल्ड ऋग्वेदा एंड पब्लिश्ड इट इन 6 वॉल्यूम्स। क्या किया, संस्कृत लैंग्वेज पे उनका बहुत ज्यादा जोर था,
बहुत ज्यादा पसंद थी उनको, बहुत ज्यादा उसका लिटरेचर पसंद था। उन्होंने एक हमारी हितोपदेश बुक है, हितोपदेश क्या है, एकदम स्टोरी टेलिंग बुक है बच्चों की, उसको ट्रांसलेट किया, ऋग्वेदा को ट्रांसलेट किया जर्मन में, 50 वॉल्यूम्स, 50 वॉल्यूम्स, द सीक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट, 50, भाई 50 वॉल्यूम्स अलग अलग पब्लिश किए उन्होंने, जो अभी हमारे ईस्ट एशिया की, जो ईस्ट वर्ल्ड की, जैसे उसमें सब आ गया, इंडिया आ गया, म्यांमार आ गया, इंडोनेशिया आ गया, चाइना आ गया, उसकी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स, और फिर कंपाइल किया उन्होंने ऋग्वेदा को, कितने वॉल्यूम्स में, 6 वॉल्यूम्स में, 6 मतलब पार्ट्स बनाए ऋग्वेदा के इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऋग्वेदा बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, हमारा बहुत वन ऑफ द बिग फर्स्ट वेदास है, वन ऑफ द नहीं, इट्स द फर्स्ट वेदास। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद इज द फर्स्ट, पहला है ऋग्वेद। एडवर्ड सेड ने इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटल हिस्टोरियन को लाइट में लाया। उन्होंने बोला कि भाई जो इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट है, इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट मतलब क्या, ये जो ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी है, इनका इंटरेस्ट है थोड़ा सा इंपेरियलिस्टिक, मतलब क्या, थोड़ा सा उनको यूरोपियन जो रूलर्स है उनको थोड़ा सा खुश करना, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे भारत के नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। भारत के है, हमारे भारत के बॉर्न ब्रॉट अप वहां पे ही है, तर हमारे आपल्या भारताचे लोक ते कोणते कोणते हिस्टोरियन्स होते बघू। इतिहासकार, द नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, हमारी नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या थी देखेंगे। इंडियन हिस्टोरियंस कौन थे, जो ट्रेन हुए थे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, बराबर है, कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश राज था, तो हम कहाँ से पढ़ाई किए, उनके ही एजुकेशन सिस्टम में। तो उनको जरूरत आई कि उनको लगा कि हमें ना हमारी जो भारत का जो एंशियंट कल्चर है उसपे हमें ना लोगों को ऐसा प्राइड लाने की जरूरत आहे, गर्व आणायची गरज आहे। लोकांना माहित नाहीये आपल्या भारताची हिस्ट्री, आपल्या भारताचं कल्चर किती स्ट्रॉंग, किती पॉवरफुल होतं एक टाइमला, तर ते आणायची गरज आहे आपल्याला। आपल्याला भारतातल्या लोकांना त्यांचं किती पास्ट भारी होतं, त्यांच्या पास्टची ग्लोरीज आणायची गरज आहे। त्याच्यामुळे काय होईल, त्यांना स्वतःवर ते गर्व, कॉन्फिडेंट फील होईल कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। और नहीं है भाई, कोई किसी से कम नहीं है, कभी खुद को कम मत आंकना। एक इंसान के अंदर का पोटेंशियल ना कोई नहीं उसको कोई नहीं नाप सकता, तो कभी कोई किसी से कम नहीं है और कम समझना भी नहीं है, अपना 100% देना है बस। उनके राइटिंग्स को आर नोन एज नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, बराबर है, उनकी राइटिंग्स को हम क्या बोलेंगे, नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट मतलब क्या, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रवाद, ठीक है। दे क्रिटिसाइज द प्रीजुडिस हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो भारत की जो एक तरफा हिस्ट्री लिखी, जिसमें भारत को सिर्फ नाम ही रखा है, भारत इंडियन कल्चर को नाम रखा है, इंडियन हिस्ट्री को नाम रखा है और छुपाया, उसको तोड़ा मरोड़ा है, के अगेंस्ट हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी थे। उन्होंने क्रिटिसाइज किया ये गलत है। फिर क्या, उन्होंने उनको ना अवेयरनेस लानी थी, अवेयरनेस, ठीक है, कि भाई देखो यार, तब लोग इतना पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, कितने ही लोग पढ़ पाते थे, तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा भारत देश कैसा था आज से 500 1000 1500 साल पहले, ठीक है, तो पता ही नहीं था। तो ये उनको अवेयर कराना कि नहीं भाई हमारी हिस्ट्री कैसी थी, हमारा पास्ट कैसा था, ये जरूरी था। इससे क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा, अपने देश के लिए गर्व फील होगा, प्राइड फील होगा। नेशनल हिस्टोरियंस सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय जो भी हिस्टोरियंस थे वो क्या सोचते थे, उन्होंने ना भारत का जो गोल्डन पीरियड था, कि एक टाइम पे भारत सोने की चिड़िया था, एक टाइम पे भारत कितना अमीर था, एक टाइम पे भारत कितना प्रॉस्परस था, भारत में कितने साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, आविष्कार हुए हैं, ये बताया उन्होंने। There are times criticized, they are at times criticized for glorying the past at length and ignoring the historical truth। कभी कभी बोला जाता था कि भाई ये बहुत ही ज्यादा लिखते थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंडिया के पक्ष में लिखते थे, बिल्कुल, जैसे ब्रिटिशर्स कॉलोनियल हिस्ट्री वाले ब्रिटिशर्स के पक्ष में लिखते थे, ये इनके पक्ष में लिखते थे, ठीक है। कुछ कुछ लोग तो होता है, क्रिटिसिज्म थोड़ा तो आता ही है भाई, तुम कुछ भी कर लो थोड़ा तो क्रिटिसिज्म आता है। तो हमारे कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस देखते हैं, ठीक है, हम कोशिश करेंगे इनमें से बहुत लोगों को पढ़े, ठीक है, आगे जाकर। तो महादेव गोविंद रानाडे, मेरा सरनेम मैच करता है, सूरज कानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। जस्टिस थे, जज थे ये, आनंद सदाशिव अल्टेकर, राधा कुमुद मुखर्जी, ठीक है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, भंडारकर आरजी भंडारकर, वेरी बिग हिस्टोरियन, ठीक है, बहुत ज्यादा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस की, बहुत ज्यादा बुक्स लिखी है। भगवान लाल इंद्रजी, ठीक है, आर सी मजुमदार, रमेश चंद्र मजुमदार, वेरी फेमस, वासुदेव विष्णु मिराशी,
काशी प्रसाद जायसवाल, ये सारे, फिर विनायक दामोदर सावरकर, वेरी फेमस, आज भी इनका नाम आता है, ठीक है, डिबेट्स होते हैं इनको लेकर। तो हम हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस देखेंगे। सेम है जैसे हमने एंशियंट मिडिवल पढ़े हैं, इनको पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे, सिंपल बता दिया तुम्हें, एक टेक्स्ट, एक पेज बनाओ, ये पीडीएफ को डाउनलोड करो, ये लेक्चर देखो, ठीक है, और जो भी मैंने बताया, जिसको भी मैंने अंडरलाइन या सर्कल किया है, उसको शॉर्ट में लिखो। एक पेज 2 पेज में तुम्हारा सारे हिस्टोरियंस बैठ गए, याद हो जाएगा, एक पेज पे चिपका दो अपनी दीवार पे, याद हो जाएगा, ठीक है। यही करते हैं, हमने भी यही किया, मैंने भी यही किया है, मैंने भी मेरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यही किया, ठीक है, हमने भी हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यही किया, तुम भी कर सकते हो। तो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, नेशनलिस्ट राइटिंग है उनकी, ठीक है, इंस्पायर किया नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में उन्होंने इंस्पायर किया, और ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज किया कि भाई तुम जो हिस्ट्री लिख रहे हो वो इंडियंस के एकदम पक्ष में नहीं है, वो एकदम अपोजिट में है, तुम सिर्फ तुम्हारी बात लिख रहे हो, ठीक है, प्रिजुडिस है। फिर है आर वी के राजवड़े, ठीक है, वी के राजवड़े, नाम में ही राज, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा है, उनका बुक है मराठ्यांचा इतिहासाची साधने, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, व्हाट आर द टूल्स फॉर मराठास हिस्ट्री, टूल्स ऑफ मराठास हिस्ट्री। तो वो बहुत वेल नोन है, 22 वॉल्यूम्स इनकी, ठीक है, वी के राजवाड़े की वेल नोन है, उनकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लिखते थे, कौन सी, एटमोलॉजी, मतलब क्या, ट्रेसिंग डेवलप्ड ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म, मतलब क्या, एटमोलॉजी मतलब क्या, वर्ड का सोर्स, एक जो शब्द है उसका शुरुआत कहाँ पे हुआ, वो कैसे आया, उसको कैसे वो बदलता गया, चेंज होता गया, ठीक है। हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक एंड ग्रामर, इसके बारे में बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में लिखते थे, हमें सिर्फ सिंपल लिखना है। उनका बुक known for different subjects, example history, linguistic, grammar, etymology, और founded the भारत इतिहास संशोधक मंडल, खत्म, भारत इतिहास मंडल फॉर्म करने वाले ये ही है, ठीक है, तो मुश्किल नहीं होगा। उनके व्यूज क्या है, उनके व्यूज थे कि भाई he stated the history does not include only stories of political images, हिस्ट्री में सिर्फ पॉलिटिकल चीजें नहीं होगी, कॉन्स्पिरेसीज नहीं होगी, वो बोलते थे कि भाई सबको ऑल इंक्लूसिव इमेज देनी चाहिए, हमें पॉलिटिक्स लिखना चाहिए, सोशल लाइफ लिखना चाहिए, कल्चर लिखना चाहिए, स्पोर्ट्स लिखना चाहिए, ट्रेडिशन लिखना चाहिए, फेस्टिवल लिखना चाहिए, लैंग्वेज लिखना चाहिए, सब कुछ लिखना चाहिए। एक समाज, जैसे अपन घर पे आते हैं, हमारे घर में हम सबके बारे में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, जैसे खाना खाते हैं, खाने में सिर्फ ऐसा राइस ही होता है, चपाती होती है, दाल होती है, सब्जी होती है, अचार होता है, पापड़ होता है, ठीक है, तो वैसे वैसे रहा तो हम बोल सकते हैं उसको कंप्लीट। तो हमें सारी चीजें एड्रेस करनी, ओपिनियन था कि हम खुद हमारी हिस्ट्री लिखे, हम खुद हमारी हिस्ट्री लिखे, बिल्कुल लिखनी चाहिए, हमारी हिस्ट्री हमें पता है तो हम क्यों नहीं लिखे, हमें लिखनी चाहिए, ठीक है। और इंसिस्ट किया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन यूजिंग ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, ये तो मैं भी इंसिस्ट करता भाई, फेक चीजें नहीं चाहिए, ऑथेंटिक चाहिए, रियल चाहिए, रियल हो तो ही मजा है, फेक नहीं। आजकल तुम्हें भी देखना है, कोई भी चीज यूट्यूब पे आती है, कोई भी चीज व्हाट्सएप पे आती है, कोई भी चीज इंस्टाग्राम पे आती है, तुरंत उसको सच नहीं मान लेना है, अपना ओपिनियन नहीं फॉर्म करना है, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है और फिर ओपिनियन फॉर्म करना है। कोई कुछ बोल दे तुरंत नहीं सुनना है आजकल ऑनलाइन, ठीक है, खुद उसको अप्लाई करना है। मैं तो यही बोलता तुम्हें, मेरी भी चीजें ना अप्लाई करो और तब बोलो, मुझे गलत आया तो मुझे बोलो, सही आया तो भी मुझे बोलो, ठीक है। चलो अब आते जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, जस्टिस रानडे, उन्होंने बुक लिखी राइज ऑफ मराठा पावर, बिल्कुल एक्सप्लेन किया डिटेल बैकग्राउंड ऑफ राइज ऑफ मराठा पावर, मराठा पावर कैसे बड़ा हुआ, कैसे उनका राइज हुआ। उन्होंने लिखा शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और शाहू महाराज, पेशवा रूल के बारे में, वो उन्होंने लिखा है। और उन्होंने क्या लिखा है, सिर्फ मराठा की पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं लिखी, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, ये भी लिखा है, इसके बारे में भी लिखा है। सिर्फ ऐसा नहीं लिखा कि राजा महाराजाओं के बारे में लिख दिया, नहीं, भारत के इतिहास को प्रॉपरली कंप्लीटली एड्रेस किया है। तो बुक का नाम है राइज ऑफ मराठा पावर, ये है हमारे द ग्रेट, ठीक है, ये है हमारे द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, उनके नाम से हमारा मुंबई का
एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। उनके नाम से हमारा जो वीटी स्टेशन था एक टाइम पे, मुंबई का सबसे बड़ा स्टेशन वीटी स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनस, अभी वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। चलो अब आते हैं विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने बुक लिखा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 में जो क्रांति जो हुई थी, जो हमारे सिपाहियों ने की थी, उसके बारे में लिखा है। उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, पहली बार हमने जब आजादी के लिए पूरे भारत ने, मोस्ट ऑफ इंडिया ने अगर फाइट किए तो इट इज इन 1857। तो उनका इंडियंस वेर इंस्पायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, उनका बोलना है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर गेन मोमेंटम एंड इंस्पायर्ड रीजनल हिस्ट्री। तो क्या यार, इससे क्या होता है, जब एक नेशनल लेवल पे शुरू होता है फिर वो रीजनल लेवल पे जाता है, बराबर है। नेशनल क्रिकेट टीम भी फेमस है तो रीजनल क्रिकेट भी फेमस है, गली क्रिकेट भी फेमस है, तो रीजन में आता है चीजें। एक नेशनल लेवल पे आया वो नीचे 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 जाता, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, गांव, वहां तक पहुंचता है। गोविंद सखाराम सरदेसाई, गोविंद सखाराम सरदेसाई, इन्होंने बुक लिखी, इनका नाम है मराठी रियासत। तो उनको वॉल्यूम्स में पब्लिश किया। वॉल्यूम्स में मतलब क्या, अलग अलग पार्ट्स में, चैप्टर, हाँ ठीक है, मैंने बताया तुम्हें। पीपल स्टार्टेड एड्रेसिंग हिम एज रियासतकार, रियासतकार बोलने लगे। बुक ही है ना मराठी रियासत, तो कहा है रियासतकार, ठीक है, कहा है रियासतकार सरदेसाई, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये थी हमारी इतिहास इंडिपेंडेंस के पहले, स्वतंत्र मिलने के पहले। अब कैसे होगा, देखो इंडिपेंडेंस के बाद हिस्टोरियोग्राफी ने फोकस किया बहुत ज्यादा इंक्लूसिव, सबको एक साथ लेकर, और एनालिटिकल अप्रोच, इमोशनल ने थोड़ा एनालिसिस करके उन्होंने ना कॉलोनियल नैरेटिव्स को रीइवैल्यूएट किया और हाईलाइट किया क्या, इंडिया का डाइवर्स कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन डीडी कोसंबी, उन्होंने एनालाइज किया, क्या मार्क्सिस्ट आएगा तो क्या मार्क्स नाम आएगा, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का नाम आएगा तो हमेशा क्लास स्ट्रगल आएगा, ठीक है। while subaltern studies focused on experiences of common people, subaltern मतलब क्या, subaltern histories are about common people, ठीक है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी किसके बारे में लिखेंगे, वुमेन के बारे में, वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, वुमेन्स रोल। और मॉडर्न हिस्टोरियंस लिखेंगे नए नए मेथड्स को, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स को, आर्कियोलॉजी को, सोशियोलॉजी को, इकोनॉमिक्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये उनका बोलना है सर हिस्ट्री में सिर्फ क्या हुआ है वो नहीं इंपॉर्टेंट है, कैसे हुआ है, इकोनॉमी कैसे बदली है, अर्थशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र, सगळे एकमेकांसोबत लिंक्ड आहे भाई। अगर मेरे पास पैसे आए तो अगर एक देश में, एक समाज में पैसे आए तो उस समाज में भी चेंजेस आएंगे, तो पैसा, इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है। उस सोसाइटी में कुछ नया क्लास आया, एक नया ग्रुप इंजेक्ट हुआ तो भी चेंजेस आएंगे, तो ये भी हमें लिखना जरूरी है। तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री देखते हैं। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री फोकस किया है, देखो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, कौन कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, किससे प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, फैक्ट्रीज, रिसोर्सेस, ये किसके पास है। तो उनका बोलना है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होने चाहिए, लोगों के पास होने चाहिए, ठीक है। उनका फोकस था कि भाई क्या कर रहे हो, एनालाइज और स्टडी कर रहे हैं सोशल इवेंट ऑन पीपल, लोगों को एनालाइज कर रहे हैं। दे स्टडीड द ट्रांजिशन बिटवीन कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में जो बदलाव आए, जो चेंजेस आए वक्त के साथ, उसको स्टडी करते हैं। कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, द फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, अमृत डांगे इज फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने बुक लिखी है प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन हिस्टोरियन का, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। क्या है, अमृत डांगे, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जिन्होंने बनाई, बुक लिखी प्रिमिटिव कम्युनिज्म ऑफ टू स्लेवरी, ठीक है। फिर इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कौन से थे, देखो हमारे, मैंने बताया था अभी, कोसंबी, अमृत डांगे, रामशरण शर्मा एंड कॉमरेड शरद पाटिल। कॉमरेड एक वर्ड है, कॉमरेड मीन्स दोस्त, ठीक है, फ्रेंड, एंड इट इज एन रशियन वर्ड, रशियन मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट फिलोसॉफी से आया है, कार्ल मार्क्स की फिलोसॉफी से, ठीक है, कम्युनिस्ट फिलोसॉफी से, ओके। चलो अब सब अल्टर्न हिस्ट्री, सब अल्टर्न हिस्ट्री मैंने बताया किसके बारे में है, हिस्ट्री ऑफ पीपल, जो सबसे नीचे रहते हैं कोई भी हिस्ट्री में, लोगों को छोड़ ही देते हैं, बट लोग सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो इनको अब क्या बोलना है, ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर जाओ, तो शुड स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम मोस्ट। तुम कब कोई इतिहास लिखो तो बताओ पहले वो समाज कैसा था, वहां के लोग कैसे थे,
क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कौन सा ऑक्यूपेशन करते थे, वहां पे लॉ कौन सा था, कामकाज कैसा था, गवर्नमेंट कैसा था, किंग कैसा था, वैसे होगा। नीचे से ऊपर जाओगे तो इम्पोर्टेंट है हमारे महात्मा फुले, जिन्होंने इस पे लिखा है। उन्होंने लिखा है विमेन, जो पीपल थे, पीपल में कि विमेन, शूद्रास और अति शूद्रास के बारे में। और उनकी जो बुक है उसमें लिखा है उन्होंने, बुक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बुक है ये, विमेन्स एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। फिर आए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। ठीक है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन हमारे मॉडर्न इंडिया का, हमारे इंडिया का। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ड्राफ्ट किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक। उसका भी हमारा चैप्टर है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेलिस्ट में जाओ दिख जाएगा, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन टू बुक्स, कौन से दो बुक है उनके, हु वेर शूद्रास, शूद्रास कौन है, एंड द अनटचेबल्स। ठीक है, ठीक है, अनटचेबल्स मतलब अछूत। ठीक है, उन्होंने इनजस्टिस बताई है जो दलित के साथ हुई है, और सिग्निफिकेंट रोल बताया कि कल्चर और पॉलिटिकल उनकी लाइफ को कैसे शेप कर सकते, दलित की लाइफ को कैसे। ठीक है, ओके, चलो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफीज देखते हैं। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना लिखी है उन्होंने, कब पब्लिश की थी, 1882, फर्स्ट फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट बुक है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, डोमिनेटेड जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, कैसे वुमेन को डोमिनेट करता है, ये बताया उन्होंने। फिर है पंडित रमाबाई, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, द हाई कास्ट हिंदू वुमन। क्या है, लाइफ ऑफ वुमेन, पूरी एक वुमेन कि वुमेन कहीं की भी हो, लो कास्ट हाई कास्ट, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये मतलब है। मीरा कोसंबी, उन्होंने बताया, उनकी बुक है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स, फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री। ठीक है, कि उन्होंने लाइफ ऑफ पंडिता रेसेस लिखे, एसेज है ये, निबंध है, लाइफ किसके ऊपर, पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर रुकमाबाई, जो फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी थी, लेडी डॉक्टर है इंडिया की, डॉक्टर रुकमाबाई। ठीक है, फिर क्या, शर्मिला रेगे, उन्होंने लिखा कास्ट, जेंडर, रीडिंग दलित, वुमेन्स टेस्टिमोनीज। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पे लिखा, राइटिंग कास्ट पे लिखा, जेंडर के बारे में लिखा। ठीक है, तो उनकी राइटिंग ने व्यू पॉइंट लाया कि दलित वुमेन का क्या, कैसा उनका लाइफ था, उनका एक्सपीरियंस क्या आया था महाराष्ट्र में। तो उनकी बुक कंटेन करती है निबंध, एसेज, किसके ऊपर, ऑटोबायोग्राफीज दलित वुमेन की। दलित वुमेन ने जो अपनी अपनी कहानियां बताई है, उनकी वो कहानियां उन्होंने अपने बुक में लिखी है। ठीक है, चलो तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस कौन से हमारे, ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना अभी बताया मैंने, फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक है इंडिया की, 1882 में आई है। ये कर रहा हूं मैं, क्या अटैक किया है उन्होंने किसके किसके अगेंस्ट लिखा है उस बुक में, मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम के अगेंस्ट लिखा, और कास्ट सिस्टम। ठीक है, फिर आते हैं पंडित रमाबाई, क्या नाम था बुक का, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इट इज अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ वुमेन, पब्लिश्ड 1888, वो 1882 1888, 6 साल बाद। ठीक है, इंस्पिरेशन ले लेते हैं ये लोग। मीरा कोसंबी, नाम क्या बुक का, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, फेमिनिस्ट एसेज, नाम में ही है। तो क्या लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, किसके ऊपर, लाइफ ऑफ वुमेन लाइक पंडित रमाबाई एंड डॉक्टर रुकमाबाई। सिंपल, मैंने जो एक्सप्लेन किया वही है सब। डॉक्टर शर्मिला रेगे, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, ये देखो यार, ये टेबल में, ये मेरे को बताने का रीजन यही था, ये सारे पॉइंट्स अलग अलग पढ़ोगे। और देखो सर, इतना सब, इनका भी इंफॉर्मेशन, इनका भी इंफॉर्मेशन, इसका भी इंफॉर्मेशन, कैसे पढ़े, ऐसे पढ़ो, कैसे बना दिया, देख रहे हो भाई, ऐसे बनाओगे तुम, सेम यहां पे आएगा कॉलोनियल हिस्टोरियंस, ठीक है, या मुस्लिम हिस्टोरियंस, या मॉडर्न इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, एंशिएंट हिस्टोरियंस, उनके नाम, उनकी बुक, उनकी इंफॉर्मेशन। और जो इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी, कौन सी आएगी, ये तो बड़ी है उसको, और तुमको जो मैंने शॉर्ट कीवर्ड्स में बताई है, जिसको अंडरलाइन किया या सर्कल किया है, उसको डन भाई। 2-3 पेजेस में तुम्हारा पूरा ये चैप्टर खत्म, जो मुझे लगता है या नहीं याद करने में मुश्किल होता है, इजी याद हो जाएगा। तो ऐसे करो, ऐसे करोगे ना तो इजी हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है भाई।
तुम्हें ये तो सब पता है, अगर मैंने कहीं पे कहीं पे अगर डोमिनेटेड सोशल सिस्टम आया तो क्या है डोमिनेटेड सोशल सिस्टम, मतलब क्या, जहां पे मेल या मेन ज्यादा डोमिनेट करते हैं, फीमेल का बात आवाज दब जाता है, सिंपल। तो ये तुम्हें ऐसा पूरा स्टेटमेंट मेरे को बताने की, तुम्हें खुद लिखने की नोट्स में जरूरत है नहीं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ऐसा लिख दो। तो ये तुम्हारा ना स्मार्ट वे ऑफ वर्क होगा, ठीक है। तो इतना ही है, दिस इज आवर एंड ऑफ द चैप्टर, हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। ये एक हम्पी का रूइंस है, मैंने फोटो लगाई है, मुझे बहुत पसंद है। रूइंस ऑफ हम्पी वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत प्यारी है। तुम अगर यहाँ पे जाओगे तो इंडियन कल्चर और जो इंडियन हिस्ट्री है उसका तुम्हें एक विंडो मिलेगा, एक ट्रेलर मिल जाएगा, ठीक है। तो घूमना है भाई, घूमना है, इंडियन हिस्ट्री को देखना है और उसको सेलिब्रेट करना है। कोई भी चीज को सेलिब्रेट करना शुरू करो, हिस्ट्री को भी सेलिब्रेट करना शुरू करो, हिस्ट्री को रिलेट कर कर, हिस्ट्री को एनालाइज कर कर पढ़ना शुरू करो, इजी लगेगा। वर्क स्मार्ट, यू विल सक्सीड, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड मुझे बता देना कमेंट में कि आपको नेक्स्ट कौन सा लेक्चर चाहिए। कमेंट में ये भी बता देना, अगर आपको ऐसे पीछे जो मैंने टेबल्स बनाए वैसे इसमें सारे ये जो हमने हिस्टोरियंस देखे उसके टेबल्स चाहिए, वो भी बता देना, उसका भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। आपको सिर्फ बोलना है, आपको पढ़ाई करना है, बोलना है, कंटेंट मटेरियल रिसोर्सेस हम बनाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, एग्जाम में लिखना है, बाकी का सब हम पे छोड़ दो। जो भी आपका डिमांड होगा पब्लिश इट इन द कमेंट्स, ठीक है। सी यू, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।